हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट। मेरा नाम है अभिषेक। तो ये है राइट टू एजुकेशन के ऊपर वीडियो। राइट टू एजुकेशन, अगर आप लोअर पीसीएस मेंस का सिलेबस देखेंगे तो लोअर पीसीएस मेंस वाले अगर आप देखेंगे तो पॉइंट नंबर 4 जो है आपका सिलेबस का, जीएस पेपर 1 का जो सिलेबस है उसमें पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है राइट टू एजुकेशन। आरटीआई लिखा हुआ है, उसके बाद आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 में जो कंटेंट है उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है राइट टू एजुकेशन, और इसके ऊपर सवाल बन सकता है आपके मेंस में। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, अपर पीसीएस प्रीलिम्स जो होने वाला है उसमें भी उसका फ़ायदा होगा, और अपर पीसीएस मेंस के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा गाइज कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसको ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे अपडेट्स वगैरह वहीं पे आते रहते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी सारी करंट अफेयर्स की इन्फॉर्मेशन, चाहे उसमें पिक्चर्स के थ्रू हो गया, चाहे टेक्स्ट के थ्रू हो गया, या डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, एस्से राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, या लेटर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, तो वो सब चीज़ें आपको वहीं पे मिलती हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं, अगर वो मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं लोअर पीसीएस मेंस के लिए बैच। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उसमें एडिड हैं ऑलरेडी, और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लिखते हैं, वो डेली क्वेश्चंस का उनका इवैल्यूएशन होता है, तो वो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। तो इसलिए अगर इन केस इफ़ यू आर कंसिडरिंग फॉर प्रिपरेशन, सीरियस एस्पिरेंट हैं और आप चाहते हैं कि आप प्रिपरेशन करें, तो आप मेरे साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं राइट टू एजुकेशन। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें पढ़ते रहिएगा। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन। तो यानी कि राइट टू एजुकेशन है क्या। तो देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट या आरटीई ने एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी बच्चों को 2009 में। तो 2009 में एक एक्ट बना जिसके तहत ये कहा गया, एक कानून बना जिसके तहत ये कहा गया कि सभी बच्चों को कंपल्सरीली आपको पढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते, सभी लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। और इसको आर्टिकल 21A के तहत भी रख दिया गया। इन्फोर्स्ड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A के तहत इसको रख दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और बाकी जो मेंस वाले हैं वो अपना आप कंटेंट देखते रहिएगा कि आपको 100 शब्दों में, लोअर पीसीएस मेंस में क्योंकि 100 शब्दों में आंसर लिखना है 100 वर्ड्स में, तो आप 100 वर्ड्स में किस तरह से आंसर लिखेंगे। वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एक दिन में नहीं आएगी, वो आपको रेगुलर डेली प्रैक्टिस करनी होगी, तब वो आर्ट आएगी कि आंसर में क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। मैं यहाँ पे आपको पूरा कंटेंट दे रहा हूँ। नेक्स्ट आ रहा है वाई राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की जरूरत क्या थी। तो राइट टू एजुकेशन सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। सिंपल सी बात है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर राइट टू गेट अ क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति शिक्षित होगा तो उससे उस समाज में, यानी कि जहाँ पे वो सोसाइटी में जहाँ पे वो रहता है, वो एक तरह से वहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करेगा। यानी कि वो उस सोसाइटी को एक बहुत ही अच्छे तरीके से डील करेगा और उसको बेटरमेंट की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी कि वो समाज के लिए आप कह सकते हो कि एक अच्छी चीज़ होने की जगह, यानी कि एक क्वालिटी एसेट होने की जगह वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा, है ना। करेक्ट वर्ड इज़ जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, वो है एसेट और लाइबिलिटी। तो एसेट की जगह यानी कि पूंजी की जगह वो एक जिम्मेदारी बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। तो इसलिए एजुकेशन होना हर बच्चे के पास बहुत ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर बैकग्राउंड चेक करें तो, अगर देखें तो पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें देश के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिखे हुए हैं, तो उसमें आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F भी ये कहता है, हैड अ प्रोविजन फॉर स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। तो इक्विटेबल का मतलब है कि सबको इक्विटी के साथ यानी समानता के साथ सबको मिलनी चाहिए, और एक्सेसिबल एजुकेशन यानी सब लोगों की पहुँच हो पढ़ाई लिखाई तक। यानी कि अगर पढ़ाई लिखाई लोगों के लिए महंगी लग रही है किसी को, तो आप वहाँ पे फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करो, एक्सेसिबल एजुकेशन प्रोवाइड करो। द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है राइट टू एजुकेशन पे, वो राममूर्ति कमेटी ने दी की रिपोर्ट में आई 1990 में। तो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो राइट टू एजुकेशन पे आया था वो राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट 1990 में आया। 1993 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, है ना। तो आंध्र प्रदेश के स्टेट के साथ उन्नीकृष्णन जेपी का एक केस हुआ 1993 में, जिसमें ये कहा गया कि एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट फ्लोइंग अंडर आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एजुकेशन जो है वो अपने आप में क्या है, पढ़ाई लिखाई जो है यानी कि शिक्षा जो है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूल अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत।
फिर एक आती है तपस मजूमदार समिति 1999 की, इसको भी सेटअप किया गया। इसने भी आर्टिकल 21A को इंसर्ट करने की बात कही। इसने कहा कि एक आर्टिकल 21A इंसर्ट किया जाए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी कमिटीज़, जो भी कमिटीज़ हैं, जैसे कि तपस मजूमदार कमेटी हो गया या राममूर्ति कमेटी है, ये किस चीज़ से रिलेटेड थी? ये एजुकेशन से रिलेटेड थी। फिर ये कब कब बनी? एक 99 में बनी थी, है ना, और एक 90 में बनी थी, इसने रिपोर्ट 90 में दी थी। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं प्रीलिम्स में, और अगर आप मेंस में इन चीज़ों को लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत ही सुंदर निकल के आएगा और आपको एज़ कंपैरिजन टू दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है कि 86th अमेंडमेंट हुआ 2002 में, इसने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में डाल दिया पार्ट 3 में। यानी कि 99 में आप देख सकते हैं तपस मजूमदार कमेटी ने ये कहा था कि इसको आर्टिकल 21A में डाल दो, और 86वां अमेंडमेंट किया गया फिर 2002 में, उसमें राइट टू एजुकेशन को, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे राइट टू एजुकेशन को एज अ फंडामेंटल राइट डाल दिया गया पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 21A। सेम अमेंडमेंट ने इंसर्ट किया आर्टिकल 21A, यानी 86वें अमेंडमेंट ने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया और राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। किन बच्चों के लिए? 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए। कि 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए पढ़ाई करवाना, उनको शिक्षा दिलवाना उनका अनिवार्य है, ये आर्टिकल 21A कहता है। 86th अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर अ फॉलो अप लेजिस्लेशन फॉर राइट टू एजुकेशन बिल 2008 एंड फाइनली राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब 86वां अमेंडमेंट तो आ गया 2002 में, इसके बाद एक फॉलो अप, यानी कि इसके बाद एक फॉलो करने वाला इसको एक लेजिस्लेशन आया, कानून आया, राइट टू एजुकेशन बिल आया 2008 में, और बाद में राइट टू एजुकेशन एक्ट बन गया 2009 में। तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया? 2009 में आया। इसके फीचर्स क्या हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट के? अगर हम देखें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट का एम है कि भाई प्राइमरी एजुकेशन देनी है सभी बच्चों को जो 6 साल से 14 साल के बच्चे हैं। तो 6 साल से 14 साल के सभी बच्चों को हमें प्राइमरी एजुकेशन देनी है। आर्टिकल 21 को एनफोर्स करवाना है 21A को एज अ फंडामेंटल राइट, एजुकेशन जो है ये 21A है। उसके बाद द एक्ट मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी 25% रिजर्वेशन उन लोगों को मिलेगा जो डिसएडवांटेज्ड, यानी कि जो हाशिए पर हैं या जिनको फ़ायदा नहीं हुआ है अब तक समाज में रहते हुए भी, तो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उनको 25% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज ग्रुप कौन कौन से हैं? जैसे SC ST के कैंडिडेट्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि सोशली बैकवर्ड क्लासेस हो गए, डिफरेंटली एबल्ड हो गए, यानी कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कह दो या दिव्यांग कह दो। फिजिकली हैंडीकैप्ड कहना भी अपने आप में गलत है, अब गवर्नमेंट ने नया वर्ड लेके आए हैं दिव्यांग, तो दिव्यांग आप कह दो उनको, है ना। सेक्शन 12(1)(c) जो है वो मैंडेट करता है कि दैट नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट अनएडेड स्कूल, देखो नॉन माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी का नहीं है, यानी कि जेंट्स कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं है, सिखिज्म का स्कूल रिलीजन नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, या फिर क्रिश्चियंस का स्कूल कॉलेज नहीं है, नॉन माइनॉरिटी का, यानी कि हिंदूज का अगर कॉलेज हो, प्राइवेट हो और वो अनएडेड हो, यानी कि उसको किसी से एड ना मिलती हो, तब भी उसको भी 25% सीट अपने यहाँ जो हैं वो रिजर्व करनी पड़ेंगी। किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर और डिसएडवांटेज बैकग्राउंड्स के लिए, यानी कि जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, यानी कि ऐसे लोग जो अभी इकोनॉमिकली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, और जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं। डिसएडवांटेज ग्रुप्स कौन कौन से हैं? यही SC ST लोग, सोशली बैकवर्ड, डिफरेंटली एबल्ड, तो इनके लिए भी 25% सीट अपने संस्थानों में इनको रिजर्व करके रखनी पड़ेगी। इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास। अगर कोई बच्चा ऐसा है, राइट टू एजुकेशन ने ये कहा कि अगर कोई बच्चा ऐसा था उस टाइम पे जिसने कभी एडमिशन लिया ही नहीं, नॉन एडमिटेड चाइल्ड है, तो उसको भी उसकी एज के हिसाब से एक सही क्लास में एडमिशन दे देना चाहिए। इट ऑल्सो स्टेट्स अबाउट शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। तो किस तरह से शेयरिंग होगी फाइनेंशियली, यानी पैसे का किस तरह से, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, दूसरी जिम्मेवारियों का किस तरीके से शेयरिंग होगी दो राज्यों के बीच में, या सेंट्रल के बीच में और केंद्र राज्य के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, राज्य सरकारों के बीच में, तो उसके बारे में भी इस एक्ट में बताया गया। एजुकेशन इज़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ कंकरेंट इशू। सिंपल सी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, तो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ना तो स्टेट लिस्ट में आता और ना ही यूनियन लिस्ट में आता। तो ये कॉन्करेंट इशू है, यानी कि इसके ऊपर दोनों, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों के दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, यानी कानून बना सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास, ये हमने पढ़ लिया। फाइनेंशियल और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में हमने पढ़ लिया। इट लेज डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो क्या करता है, कुछ नॉर्म्स और कुछ स्टैंडर्ड्स बताता है ना, कि संबंधित मानदंड और मानकों को निर्धारित करता है। कौन कौन से? जैसे कि प्यूपिल टीचर रेशो, प्यूपिल का मतलब हो गया छात्र, है ना, और टीचर का यानी कि जो शिक्षक है। तो एक क्लास में कितने बच्चों पर एक टीचर होगा, है ना, जैसे कि 30 बच्चों पर एक टीचर होगा या 25 बच्चों पर एक टीचर होगा, तो कितने बच्चों पर एक टीचर होगा, तो ये रेशो जो है इसने बताया।
बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, वो इसके तहत निकल के आया। स्कूल के वर्किंग डेज क्या होंगे, टीचर के वर्किंग आवर्स क्या होंगे, यानी टीचर कितने टाइम काम करेगा, स्कूल जो है किस टाइम तक खुलेगा। तो ये सब चीज़ जो है राइट टू एजुकेशन के तहत जो है इसको डिफाइन किया गया। इसके बाद आता है इट हैड अ क्लॉज फॉर नो डिटेंशन पॉलिसी। देखिए थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल क्लॉज रहा, जो मुझे भी लगता है कि यहाँ पे कंट्रोवर्सी रही कई सारी चीज़ों में ही, बाद में इसको हटा भी दिया गया। तो नो डिटेंशन पॉलिसी का मतलब क्या है कि आप किसी बच्चे को डिटेंट नहीं कर सकते, किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते, चाहे वो बच्चा कितना ही ख़राब क्यों ना हो पढ़ाई लिखाई में, उसको आपको प्रमोट करके नेक्स्ट क्लास में भेजना ही भेजना है। तो ये 2009 का जो क्लोज था, 2009 का जो एक्ट था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, वो ये क्लॉज लेके आया कि नो डिटेंशन पॉलिसी, यानी किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते या उसको पिछली क्लास में नहीं रख सकते। लेकिन इसको बाद में इसको रिमूव कर दिया गया अंडर द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अमेंडमेंट एक्ट 2019, यानी हाल ही में पिछले 2 साल पहले ही इस कमी को, जो नो डिटेंशन पॉलिसी वाली कमी थी जो इसमें लागू की गई थी, उसको ख़त्म कर दिया गया। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल। अब ये जो 2019 वाला एक्ट है, इसने क्या करा, इसने प्रोवाइड किया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क। अब क्या होता है कि टीचर्स को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, टीचर्स ये शिकायत करते हैं हमेशा, सरकारी टीचर्स ये शिकायत करते हैं कि उनको टीचिंग की जगह नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए डिप्लॉय कर दिया जाता है। कभी सेंसस के लिए उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जनगणना के लिए, कभी इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि हम जो टीचर्स हैं, हम बच्चों को पढ़ा तो लिखा तो पाते नहीं हैं और हमें दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। तो टीचर्स, तो ये 2019 के एक्ट ने ये कहा कि टीचर्स को दूसरे यानी कि नॉन एजुकेशनल काम के लिए लगाया नहीं जाएगा अदर देन डिसेंनियल सेंसस। हाँ, लेकिन ये भी कहा गया कि दूसरे काम क्या, लेकिन उसके अलावा चाहे वो 10 साल के में जो एक बार सेंसस होनी है, इलेक्शंस हैं, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर्स के, पार्लियामेंट के, डिजास्टर रिलीफ के कामों में, इनमें तो उनको लगाया जा सकता है, इसके अलावा और किसी काम में नहीं लगाया जाएगा। तो टीचर्स को किस किस काम में लगाया जा सकता है टीचिंग के अलावा? डिसेंनियल सेंसस, यानी कि जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष में, इलेक्शंस में, इलेक्शन किस किस के, चाहे वो लोकल अथॉरिटी के हों यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हों, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा के हों, या लोकसभा के इलेक्शंस हो, और साथ में अगर कोई वहाँ पे डिजास्टर आ गया तो डिजास्टर रिलीफ, यानी कि अगर आप देखेंगे हाल ही में जब कोरोना हुआ, यानी कि कोविड-19 की डिजीज़ फैली पूरे देश भर में, तो कई सारे टीचर्स की ड्यूटी लगा दी गई थी जो वहाँ पे कोविड-19 की सिचुएशन को हैंडल करने में सरकार की मदद कर रही थी। तो यानी कि कोई भी डिजास्टर आ जाता है, यानी कि महामारी फैल गई है, कोई भी इलेक्शन है या सेंसस है, जनगणना है, उसमें टीचर्स की ड्यूटी लग सकती है, इसके अलावा और किसी कार्य में उनकी ड्यूटी नहीं लगेगी। इट प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स विद द रिक्विसाइट एंट्री एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। फिर इसने ये भी कहा कि टीचर्स का जो अपॉइंटमेंट होगा उसके लिए किस तरह से उनकी एंट्री की जाएगी, किस तरह से वो आएंगे टीचिंग के लिए सरकारी संस्थानों में, इंस्टीट्यूशंस में, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इस चीज़ को भी 2019 के एक्ट ने बताया। उसके बाद इसने किस चीज़ को प्रोहिबिट किया, किस चीज़ को रोका? इसने रोका फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट, यानी आप बच्चे को फिजिकली पनिश नहीं करेंगे, यानी इसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, और मेंटली इसको हैरेस नहीं करेंगे, यानी कि मानसिक प्रताड़ना नहीं की जाएगी बच्चे की। उसके बाद है स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों का जो एडमिशन होगा उसके लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया होगी, यानी कि किस तरह से एडमिशन होगा उसका एक तरीका लगाया जाएगा पूरा। कैपिटेशन फ़ी होगी, वहाँ पे कोई फीस देनी पड़ेगी। प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, यानी कि प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स नहीं होगा, है ना, ये सब वो कह रहा है कि किस तरह से प्रोहिबिट कर रहा है, यानी कि वो तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा बच्चों के लिए, प्राइवेट ट्यूशन नहीं होगा टीचर्स के द्वारा, यानी कि आप टीचर्स जो होंगे वहाँ पे, जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस में टीचर्स होंगे, वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन, ऐसा नहीं हो सकता कि बिना रिकॉग्निशन के स्कूल चल रहा है, जब तक रिकॉग्निशन नहीं होगा तब तक स्कूल नहीं चल पाएगा। इट फोकसेज ऑन मेकिंग द चाइल्ड फ्री ऑफ फियर, ट्रॉमा एंड एंग्जाइटी थ्रू अ सिस्टम ऑफ चाइल्ड फ्रेंडली एंड चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इट फोकसेज ऑन मेकिंग द चाइल्ड फ्री फियर, है ना, यानी कि बच्चे को डर से बाहर लेके आना है, उसे कोई ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, कोई शौक नहीं लगा होना चाहिए, कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये सब कैसे ला सकते हैं? जब हम चाइल्ड फ्रेंडली यानी बच्चे के फ्रेंडली बिहेवियर लाएं कि जो बच्चे को पसंद हो, और चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, यानी कि ऐसी तरह से पढ़ाएं बच्चे को, या ऐसी तरह से बच्चा पढ़े। चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग यानी बच्चे को, देखिए एक बच्चे को समझाने के लिए आपको बच्चा ही बनना पड़ेगा, क्योंकि आप तो बड़े हैं, आप समझ रहे हैं उस चीज़ को, वो आपको तो लग रहा है वो चीज़ फैक्ट है, लेकिन एक बच्चा जो उस चीज़ को नहीं जानता वो उसको किस तरह समझेगा? उसको आपको क्या करना पड़ेगा? एक बच्चा समझ के आपको, या एक बच्चा बन के आपको उसको समझाना पड़ेगा, यानी चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग करके आपको उसको समझाना होगा। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अचीवमेंट्स क्या थे वो देख लेते हैं। तो RT एक्ट हैज सक्सेसफुली मैनेज्ड टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन द अपर प्राइमरी लेवल, यानी कि क्लास 6 to 8 वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं
उसमें उसने बच्चों का जो एनरोलमेंट है, बच्चों का जो एडमिशन है वो बढ़ा इसके आने के बाद। स्ट्रिक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स रिजल्टेड इन इम्प्रूव्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स भी स्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि पेड़ के नीचे क्लास चल रही है, तरीके से बिल्डिंग होनी चाहिए स्कूल की, वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, तब जाके बच्चा बैठेगा और पढ़ेगा। तो इसके वजह से स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इम्प्रूव हुआ। और यहाँ पे मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रहे हैं खास करिए, यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी, जब कहूँगा कि जो CSR है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, उसको भी लिख लीजिएगा, जो 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके तहत जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था, इसने भी काफ़ी मदद की स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में। तो ये आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि किस तरह से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया। CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला है। बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे CSR के ऊपर टॉपिक, जब अलग से वीडियो बनेगी CSR के ऊपर, कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर जब वीडियो बनाई जाएगी इकोनॉमिक्स के हिसाब से, तो उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे उस चीज़ को। मोर देन 3.3 मिलियन स्टूडेंट्स, यानी कि 33 लाख बच्चे जो हैं, उन्होंने 25% कोटा के तहत एडमिशन लिया RT में, यानी कि जो वो डिसएडवांटेज सेक्शन वाले थे, SC ST हो गए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हो गए, सोशली बैकवर्ड क्लासेस वाले बच्चे हो गए, उन्होंने 33 लाख बच्चों ने एडमिशन लिया। इट मेड एजुकेशन इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल नेशन वाइड। तो अब एजुकेशन क्या हो गई, इंक्लूसिव हो गई, यानी समावेशी हो गई, और एक्सेसिबल हो गई, यानी सब लोग उस पर पहुँच सकते हैं, यानी कि सुलभ हो गई। रिमूवल ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी हैज़ ब्रॉट अकाउंटेबिलिटी इन द एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही भी आई है। अगर नो डिटेंशन पॉलिसी थी तो यानी बच्चा पढ़े ना पढ़े या टीचर पढ़ाए ना पढ़ाए, बच्चा तो पास ही हो जाएगा। लेकिन अब जब एग्ज़ाम होगा प्रॉपर और अगर बच्चा फेल होता है, तो अब यहाँ पे टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि भाई वो बच्चा आपका पास क्यों नहीं हुआ, क्या वो पढ़ा नहीं था? अगर पढ़ा नहीं था तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की है, बच्चे के पेरेंट्स की है या टीचर की है? तो इसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी कि बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर वो फेल हो रहे हैं तो क्या टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे या बच्चे नहीं पढ़ रहे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। टीचर हो सकता है अच्छा पढ़ा रहा हो, जो बच्चे पास हुए हैं वो भी तो पास हुए हैं ना, जो बच्चा फेल हुआ है वो क्यों फेल हुआ है, हो सकता है वो खुद ना पढ़ता हो। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन नेम्ड एज समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान के तहत एक स्कीम आई और उसके तहत स्कूलों को विच सबज्यूम्स द 3 स्कीम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। इस स्कीम के तहत, समग्र शिक्षा अभियान के तहत 3 स्कीम ऐसी थी जिसको इसके अंदर मर्ज कर दिया गया। कौन कौन सी थी? एक तो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान के तहत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान रमसा, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी एक टीचर एजुकेशन पे। ये 3 स्कीम थी, इन तीनों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत सबज्यूम कर लिया गया। ये तीनों स्कीम एक ही स्कीम में मर्ज हो गई, समग्र शिक्षा अभियान में, और इसी के तहत पूरे भारतवर्ष में जो स्कूल्स चल रहे हैं अभी, प्राइमरी स्कूल्स, अपर प्राइमरी स्कूल्स, वो सब इसी स्कीम के तहत चल रहे हैं। फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां थी, अगर हम देखें तो एक तो इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की ही बात की गई थी। उनका क्या, जो 18 साल तक के बच्चे हैं, यानी कि एडल्ट होने से पहले की बात करें, तो अगर आप अब देखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने इस चीज़ पे काम किया। उसने जैसे ही बच्चा शुरू से 2 या 3 साल का जब बच्चा होगा, जब वो आंगनवाड़ी में शुरू होगा ना, तब से लेके 18 साल तक की एज तक का पूरा एज, इस पूरे एज ग्रुप को कवर किया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने जो RTE एक्ट में कमी थी उसको इम्प्रूव करने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने काम किया है। उसको भी हम पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, जब पूरी एक सेपरेट फाइल बनेगी, सेपरेट वीडियो बनेगी, कि उसमें बताया जाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत क्या क्या हुआ, तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। देर इज़ नो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग एज शोन बाय मल्टीपल एसर रिपोर्ट। देखिए एसर क्या है, एसर एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट करके है, और ये NGO निकालती है, NGO का नाम है प्रथम, है ना। तो एनुअल सर्वे होता है एजुकेशन पे, तो उसकी रिपोर्ट है एसर रिपोर्ट, इसको NGO प्रथम निकालता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन है, इसकी जो रिपोर्ट निकालता है वो कौन निकालता है? NGO प्रथम निकालता है। तो उनका कहना ये है कि एसर रिपोर्ट में ये देखा जा रहा है कि लर्निंग की क्वालिटी में, यानी कि जो बच्चे सीख रहे हैं उसकी क्वालिटी में कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। दस RTE एक्ट अपीयर्स टू बी मोस्टली इनपुट ओरिएंटेड, यानी कि RTE एक्ट सिर्फ इनपुट ओरिएंटेड निकल रहा है, आउटपुट ओरिएंटेड नहीं है। यानी कि हम इनपुट्स तो दे रहे हैं, हम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बना रहे हैं, टीचर्स लेके आ रहे हैं, बच्चों को मिड डे मील दे रहे हैं, खाने पीने के लिए दे रहे हैं, ड्रेसेस दे रहे हैं, किताबें दे रहे हैं, लेकिन क्या बच्चे का आउटपुट निकल के आ रहा है? नहीं, बच्चे का आउटपुट नहीं आ रहा। इसका मतलब कमी कहाँ है? या तो बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहे, या बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा उन पर ध्यान नहीं दे रहे, या टीचर्स इनएफिशिएंट हैं। यानी क्या रीजंस हो सकते हैं कि इनपुट्स तो खूब दिए जा रहे हैं लेकिन बच्चों की तरफ से जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है।
5 स्टेट्स हैं जैसे कि गोवा, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना हैव नॉट इवन इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग 25। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो थोड़े से पीछे रह गए इसमें, और जो 25% सीट का जो एलोकेशन था उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन जारी भी नहीं किया। मोर फोकस इज बीइंग गिवन ओवर स्टैटिस्टिक्स ऑफ आरटी रादर देन क्वालिटी ऑफ लर्निंग, यानी कि स्टैटिक्स पे यानी कि आंकड़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि लर्निंग की क्वालिटी पे। ये हमेशा होता ही है, हर जगह होता है। लैक ऑफ टीचर्स ने अफेक्ट किया है पीपल टीचर रेशो जो मैंडेट किया था आरटी ने, विच इन टर्न अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। यानी लैक ऑफ टीचर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि टीचर्स की कमी है। मतलब कि देखा जाए तो 30 बच्चों पे अगर एक टीचर होना चाहिए तो हो सकता है कि 50 बच्चों पे एक टीचर हो या 60 बच्चों पे एक टीचर हो। तो यानी कि अगर टीचर्स कम होंगे तो क्वालिटी ऑफ लर्निंग कम हो जाएगी, क्योंकि टीचर्स की एक कैपेसिटी होती है ना। हर टीचर भी अपने आप में एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसकी कैपेसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा अगर टीचर कम होंगे और बच्चे ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट आता है कि क्या आर्ग्यूमेंट हैं, यानी कि क्या आप तर्क दे सकते हैं इस चीज़ के लिए कि फॉर एक्सटेंशन ऑफ फ्री एजुकेशन अंडर आरटी बियॉन्ड क्लास 8 फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके बच्चों के लिए क्लास 8वीं के बाद भी राइट टू एजुकेशन के तहत उन्हें पढ़ाई मिलनी चाहिए। इसके ऊपर क्या तर्क आप दे सकते हैं? तो यहाँ पे तर्क ये दिया जा सकता है, द पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन आर रिक्वायर्ड टू पे हेफ्टी फीस टू अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स इन क्लासेस 9th एंड ऑनवर्ड्स विच दे कैन नॉट अफोर्ड। सिंपल सी बात है, 9वीं कक्षा के बाद जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, दूसरे तरह के जो स्कूल्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फीस होती है, तो हो सकता है पेरेंट्स वो अफोर्ड ना कर पाएँ। चेंजिंग स्कूल फ्रॉम अनएडेड प्राइवेट टू गवर्नमेंट आफ्टर क्लास 8th मे अफेक्ट द चिल्ड्रंस स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि जब बच्चे का स्कूल चेंज होता है अनएडेड प्राइवेट से गवर्नमेंट में, है ना, क्लास 8th के बाद, may affect the children's state of mind and education and thus an extension of the RT benefits will ensure continuity in the education। मान लेते हैं 8वीं क्लास तक तो पेरेंट्स ने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिया, लेकिन अब जैसे जैसे फीस बढ़ती जा रही है तो हो सकता है कि बच्चे को अब समझ आना मुश्किल हो जाए, या नहीं, बच्चे को समझ आना तो ठीक रहेगा, हो सकता है पेरेंट्स उसको अफोर्ड ना कर पाएँ। पेरेंट्स जो है वो स्कूल की जो फीस थी उसको अफोर्ड ना कर पाएँ, तो पेरेंट्स सोचेंगे चलो हम इसको बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं जिससे कि फ़ीस कम लगे। लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है उस बच्चे का, हो सकता है कि इसके वजह से उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो अफेक्ट हो, क्योंकि पहले वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ पे प्राइवेट स्कूल का जो स्टैंडर्ड था वो कुछ अलग था। अब वो दूसरे स्कूल में जाएगा तो उसके फ्रेंड्स चेंज हो जाएंगे, साथ का जो उसका जो साथ है, पूरे जो स्टूडेंट ग्रुप था वो चेंज हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल में अगर वो आएगा तो वहाँ का स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, यानी हर चीज़ चेंज हो जाएगी, तो उससे बच्चे को बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ माइंड पर उसकी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो जिससे कि बच्चा कंटिन्यू करता रहे अपनी पढ़ाई उसी स्कूल में, तो इसलिए ये भी कहा गया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों को भी 25% का कोटा मिलना चाहिए उन स्कूल्स में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहाँ पर वो बच्चे पढ़ सकते हैं अगर वो उस 25% कोटे के अंदर एडमिशन लेते हैं। फिर रिजर्वेशन देखें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कहाँ पे, हायर एजुकेशन में। अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो अभी हाल ही में जो 103rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2019 का, उसने 10% कोटा दिया जॉब्स में भी और एडमिशन्स में भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 को अमेंड करके। तो इसमें क्या ऐड कर दिया गया, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) ऐड किया गया। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में और मेंस में। इट वॉज इनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पुअर नॉट कवर्ड बाय द 50% रिजर्वेशन पॉलिसी। अब जो 50% अब तक चल रही थी रिजर्वेशन पॉलिसी, जिसमें SC ST OBC है ना, सबको रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी जनरल कैटेगरी का कुछ वर्ग ऐसा था जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ, है ना, और उनके एडमिशन्स नहीं हो पा रहे थे, तो 10% का कोटा उनको भी दिया गया। इट एनेबल्स बोथ सेंटर एंड द स्टेट्स टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द EWS ऑफ सोसाइटी। तो अब इससे क्या हुआ कि सेंटर में भी और स्टेट्स में भी EWS के लोगों को, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोगों को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनको कहा गया जिनकी सालाना तनख्वाह 8 लाख रुपए से कम है, या उनके पास 1000 स्क्वायर फुट से जो प्लॉट है वो कम है, यानी ऐसे करके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, कई सारी रिक्वायरमेंट्स हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस की। तो जो भी इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है और सर्टिफिकेट बनवाता है EWS का, तो उसको ये फैसिलिटी मिल सकती है। नेक्स्ट आते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, यानी क्या कदम उठाए जाने चाहिए। चलिए, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलरेडी इट्स 24 मिनट्स, है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 2 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगी पूरी आपकी जो राइट टू एजुकेशन है, और इसके ऊपर आप बहुत अच्छे से आपका मेंस का एग्जाम में आप लिख के आ पाएंगे। आप इसको कई बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं राइट टू एजुकेशन के। अगर राइट टू एजुकेशन के ऊपर कोई भी सवाल बनता है मेंस में, लोअर PCS मेंस में हो, अपर PCS प्रीलिम्स में हो या अपर PCS मेंस में हो, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से लिख के आ पाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।